देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई ऑन स्काई 742 पर, और इस वक्त हमें देखा जा रहा है यूके में। अगर आप देख रहे हैं यूके नेशनल स्काई 74 आले बैच चैनल और i14 न्यूज के नेटवर्क पर, और अगर आप अमेरिका में देख रहे हैं तो जादू बॉक्स पर देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में या एशिया में देख रहे हैं तो सैटेलाइट और एशिया सेट 7 पर आप हमें देख सकते हैं। मैं आज दो चार मौजू मैंने लिए हैं और तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है। पिछले साल ये भारत में मुनक्कद हुई थी, अगले साल ये रूस में मुनक्कद होगी। ये हमारा वेन्यू इस्तेमाल हुआ है कि पाकिस्तान के लिए इसमें से कोई खुशी की खबर है। ऑब्वियसली जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है इसका डैडी तो चीन है, लेकिन इसमें जो मेंबर स्टेट्स हैं उसमें अगर आप रीजनल सिचुएशन देखें तो अमेरिका के लिए बड़ा लाजमी है कि भारत की उठान और खित्ते में उसकी बालादस्ती कायम हो। लेकिन दूसरी तरफ आप चीन को देखें तो वो एक उभरती हुई जाहिर है एक सुपर पावर है, उसको कर्टन करने के लिए, उसको उसकी पावर को रोकने के लिए ऑब्वियसली भारत को बहुत अहमियत दी जा रही है। तो ये शंघाई तावन तंजीम जो है बेसिकली इसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए क्या था, और पाकिस्तान जो सफारती सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर एक सफारती महाज पर आइसोलेशन की सूरत हाल में था। क्या हमारे लिए सफारती जो महाज है वो रास्ता खुल गया है और जो हमारी मुश्किलात थी उसमें कमी होगी या ज्यादा उसमें यानी कमी वाकया हुई है या नहीं? अगर हुकूमत का नैरेटिव देखें तो इसी में खुश हैं कि हमारे लिए वाकई ये उनकी कोई कारकर्दगी थी और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक्कद किया। तो आपने पैनलिस्ट से हम इस बारे में पूछेंगे कि बेसिकली इससे निकला क्या। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब की 3 महीने तक एक कैंपेन चली कि वो चांसलर बनेंगे। वो जो रिक्वायरमेंट थी वो उस पर वो फुलफिल पूरी तरह हो गए थे, लेकिन फिर आनंद फनन हमने देखा कि खबर आती है कि इमरान खान साहब 38 उम्मीदवार जो हैं उसमें वो शामिल नहीं है जो फहरिस्त जारी हुई है। आज पूछना ये है कि अब ये मामला डन एंड डस्ट है, यानी खत्म हो गया इमरान खान साहब वाला, या जुल्फी बुखारी, या यहाँ कल अगर गार्डियन की स्टोरी आई है तो ये लीगल जो है वो टीम ये देखेगी कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ उनसे पूछेगी या केस करेगी कि आपने क्यों इमरान खान को इस रेस से आउट किया है। क्या वाकई इमरान खान साहब जो है वो फहरिस्त में इसलिए शामिल नहीं हुए कि हुकूमत बरतानिया ने कोई किरदार अदा किया है, या पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई ऐसा प्रेशर डाला कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उस प्रेशर में आ गई और उन्होंने उसको कैंडिडेट नहीं बनाया? इस पर बात करेंगे। और फिर इंडिया और पाकिस्तान की कुर्बतें जो है वो हमने देखा कि शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस और जयशंकर के पाकिस्तान में आने के बाद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो क्या वाकई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल डायलॉग शुरू होंगे, बायलैटरल रिलेशनशिप शुरू हो जाएगी? और फिर अगर जो अलामिया है यानी शंघाई तंजीम का, उसमें हमें जो तकरीरें नजर आई वहां भारतीय वजीर खारजा ने तो दहशतगर्दी का भरपूर जिक्र किया, और वो दहशतगर्दी कहाँ की बात कर रहे थे? ऑब्वियसली जो कश्मीर में हो रही है या हिंदुस्तान के अंदर होती है, वो इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर धरता है। लेकिन हमारे वजीर आजम ने दहशतगर्दी की बात की, लेकिन वो अफगानिस्तान में एक्सक्लूसिव हुकूमत के कयाम का ही मामला उस तनाजर में कर रहे थे कि वहां पर अगर एक्सक्लूसिव हुकूमत बन जाए तो पाकिस्तान दहशतगर्दी ना हो, लेकिन बलोचिस्तान का या कश्मीर का उन्होंने जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मामलात खास करके हैं वो सबसे बड़े जो मामलात हैं या जो रुकावट है वो कोर इशू कश्मीर है। तो कश्मीर क्या उसको साइड लाइन पर कर दिया गया है? और फिर उसके बाद जिस तरह बरखा की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और फिर बरखा का कहना है कि ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब हम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं वो पहले की तरह। अच्छा, इसके बाद जो आईनी तरमीम आ रही है, क्या ये आईनी तरमीम पाकिस्तान के आइन को
خراب کرنے کے لیے آ رہی ہے, اس کو بگاڑنے کے لیے آ رہی ہے, یا جو اسٹیبلشمنٹ یا جو ارینجمنٹ بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں, اس ارینجمنٹ کے لیے طوالت یا اس کو طول دینے کے لیے, اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے, اس کو لیجیٹمیٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے. یہ واقعی یہ آئینی بینچ ہے یا آئینی عدالت ہے, یہ واقعی ہماری ضرورت ہے اور اس کو بننا چاہیے. اس پر گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے امریکہ سے جاوید راٹھور صاحب نے, بہت سینئر اینالسٹ ہیں, کشمیر سالیڈیرٹی کونسل کے نارتھ امریکہ کے اندر چیئرمین ہیں, پہلے بھی میرے پروگراموں میں شرکت کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جوائن کیا ہے آفتاب بیگ صاحب نے. آفتاب بیگ صاحب آکسفورڈ میں ہیں اور آپ ان کی اوبیسلی رپورٹس پاکستان کے مین چینل پر, بلکہ نمبر 1 چینل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. اور اس آکسفورڈ میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب کا جتنا بھی یہ چانسلرشپ کا معاملہ ہوا, اس پر انہوں نے سب سے پہلے خبر بریک کی اور ہمیشہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پریس کلب یو کے, اور مجھے جوائن کیا ہے جناب سینئر صحافی اشتیاق گوندل صاحب نے. اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں روز نیوز پر اور ڈیفنس میٹر کے حوالے سے اور تجزیے دیتے ہیں, اور پاکستان اسلام آباد میں شہر اقتدار میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر بھرپور بات کرتے ہیں. مجھے جوائن کریں گے اعظم چودھری صاحب لاہور سے, جو خود جرنلسٹ بھی ہیں اور وہ سابق صدر ہیں یعنی لاہور پریس کلب کے. اس کے علاوہ سہیل خان قانونی امور پر سینئر جرنلسٹ ہیں, کورٹس کو کور کرتے ہیں اسلام آباد سے, وہ بھی جوائن کریں گے. میں سب سے پہلے ذرا جاوید راٹھور صاحب مجھے اجازت دیں, ذرا آکسفورڈ والا معاملہ دیکھ لیتے ہیں, چونکہ کشمیر کا موضوع تو آپ کو پتا ہے اور پاک انڈیا ریلیشنز پر آپ بڑی گرپ رکھتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. اچھا آفتاب بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جی میں نے کہا آپ سارے انگلینڈ سے ہیں تو ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, تو چلیں جو آپ کا فیصلہ ہے. اچھا آفتاب بیگ صاحب سے ذرا شروع کرتے ہیں. بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا وجہ ہوئی کہ جو پہلے جتنا کرائٹیریا تھا, یعنی چیریٹی میں بندہ ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس میں کہیں اس نے کوئی گڑبڑ نہ کی ہو, خرد برد نہ کی ہو, اس کے علاوہ باقی جتنا کرائٹیریا تھا وہ تو ساری شرائط پر عمران خان صاحب پورے اترتے تھے, اور لگتا یہی تھا کہ عمران خان صاحب واقعی چانسلر بن بھی جائیں گے, کینڈیڈیٹ بھی ہوں گے. لیکن باقی 38 کے اندر جب آپ نے کل خبر بریک کی ARY پر کل, تو میں بڑا یعنی شاک بھی ہوا, اور ہمارا یہ اندازہ تھا کہ وہ واقعی اس لسٹ کے اندر ہوں گے. اصل میں ہوا کیا, شامل کیوں نہیں ہوئے اس لسٹ کے اندر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیراز خان صاحب بہت شکریہ مجھے آج موقع دینے کا. تو شروع کرتا ہوں آکسفورڈ والوں کی اہم خبر سے کہ خان صاحب کے جو معاملے خصوصی ہیں اوورسیز کے لیے, زلفی بخاری صاحب نے, انہوں نے خان صاحب کے بیہاف پہ یہاں پہ کاغذ داخل کرائے تھے. اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو چانسلر کے الیکشن لڑنے کی جو ابتدائی شرائط تھی وہ یہی 3 تھی کہ آپ کو یونیورسٹی کا ایکس اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے, آپ کو یونیورسٹی کا ملازم نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کو کسی چیریٹی سے ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے, جس پر کہ عمران خان بالکل اترتے تھے. اب مسئلہ کیا ہوا کہ پہلی دفعہ ہوا کہ جو یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن ہیں وہ عالمی سطح پر میڈیا کی نظر ہو گئی اور سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی, اور اس کی واحد وجہ جو تھی وہ عمران خان کا جو تھا امیدوار بننے کی خواہش تھی. عمران خان کے امیدوار بننے کی وجہ سے جب اس الیکشن نے ہائپ کریٹ کی تو یونیورسٹی انتظامیہ خود بھی پریشان ہوگی, کیونکہ ہمارے پاکستانی دوستوں نے اس الیکشن کو بھی پاکستانی الیکشن بنا دیا, اور وہاں پہ عمران خان کے خلاف اور اس کے حق میں پراپر انتخابی مہم کا آغاز ہو گیا. ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے اس کو یہاں آکسفورڈ میں لے آیا گیا, اور جو مسلم لیگ نواز کے سپورٹر تھے انہوں نے جو ہے وہاں پہ عمران خان کے خلاف ریٹس لکھنی شروع کر دیں, وہاں پہ لیٹر لکھنے شروع کر دیے, ای میل ڈالنے شروع کر دیں کہ یہ بندہ سیاسی طور پر کرپٹ ہے اور یہ پاکستان میں سزا یافتہ ہے. تو اسی لحاظ سے پھر PTI والوں نے بھی جو اب
और ईमेल सब कुछ सिलसिला शुरू कर दिया। एनीवे मुख्तसर ये हुआ कि जब यूनिवर्सिटी ने देखा कि वो फंस चुके हैं इस क्राइटेरिया में कि इमरान खान को इलेक्शन तो लीगली लड़ने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अब इसका हल क्या किया जाए। ऑब्वियसली जैसे आपने थोड़ा सा इशारतन कहा कि हुकूमतों के भी दबाव थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हुकूमत भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि इमरान को आलमी सतह पर यह बड़ा ओहदा मिले और जिसकी बिना पर उन्हें भी सुबकी का सामना करना पड़े बाद। तो उन्होंने अपने अपने तलकात यूज किए, सफारती तलकात कह लें, एस्टेब्लिशमेंट के तलकात कह लें, जो भी है वो भी इस्तेमाल किए गए। चंद हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी ने फिर एक लंदन में नामवर फर्म थी उनको लिखा कि आप हमें असिस्ट करें कि इमरान खान को हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं। उन्होंने बाकी बहुत सारे निकात दिए, लेकिन जिस नुक्ते पे आके इमरान खान को रोका गया है वो ना चैरिटी वाला है ना करप्शन वाला है। उसको टोटली कल से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है एक ग्रुप की तरफ से, वो टोटली नहीं है। इमरान खान को जो रोका गया है वो इस बना पे रोका गया है कि इमरान खान का पाकिस्तान में सियासी सिलसिला चल रहा है, वो एक जमात भी हैं, इलेक्शन लड़ने के कैंडिडेट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर के भी उम्मीदवार हैं आइंदा के लिए। चूंकि वो इन आने वाले सालों में जो जदोजहद कर रहे हैं, सियासी जदोजहद, वो उसका एंड जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचना है। तो जो बंदा 2 साल पहले तक सियासत में रहा हो और आने वाले वक्त में उसका कोई सियासी मुस्तकबिल हो, वो चांसलर की सीट पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। आफ्ताब भाई ये बताएं, इस पर कोई यूनिवर्सिटी का कोई मौक़िफ़ सामने आया है या सिर्फ क्या सराहियां ही है, या वो लीगल फार्म या जिससे उसने राब्ता किया था उन्होंने कोई बाकायदा इस पर कोई राय पब्लिक की है या खाली खबरें ही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि यूनिवर्सिटी से जब राब्ता किया गया, यूनिवर्सिटी ने यह कहकर अपनी जान छुड़ा ली कि इनफरादी शख्सियात पर हम कमेंट्स नहीं करते। अब दूसरी तरफ अगर लीगल फर्म का जो आपने कहा है, लीगल फर्म ने बिल्कुल उनकी वेबसाइट पे भी और एक लिंक पे PDF फाइल में अवेलेबल है, उन्होंने अपना पूरा काफी दर्जनों सफात पर मुश्तमिल जो उन्होंने अपनी राय दी है यूनिवर्सिटी को, वो अवेलेबल है। उसमें बाकी नुकात भी हैं, लेकिन सबसे अहम नुकता जो उन्होंने कहा है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो इस रास्ते में, जो इलेक्शन लड़ने के रास्ते में बड़ी रुकावट है, क्योंकि इमरान ने आज भी कल बाहर निकलना है, कल भी इलेक्शन लड़ना है, परसों भी लड़ना है, और वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी है। तो इस लिहाज से वो जो उनकी चांसलर की सीट है वो एक किसी गैर सियासी बंदे के लिए है, ना कि किसी सियासतदान के लिए। अच्छा, ये मौक़िफ़ समझा है। मुझे ये बताएं, जुल्फी बुखारी भी कह रहे हैं कि मैंने 3 लॉ फर्म से कंसल्ट किया था जब मैंने पेपर फाइल किए थे नॉमिनेशन। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ केस भी करूंगा यूनिवर्सिटी के खिलाफ कि उन्होंने क्यों इमरान खान को इसकी रेस से बाहर किया है जबकि वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो ये वैसे ही बातें हैं कि वाकई वो इस मामले में सीरियस है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि जुल्फी बुखारी ने जो कहा है ना, उन्होंने वाकई कानूनी राय ली थी और बड़ी अच्छी नामवर फर्म से ली थी। लेकिन आप भी अगर नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो आप जब वकला के पास कोई भी केस लेके जाते हैं, वो ही वकला होते हैं जो किसी पॉइंट पर मुखालफ में भी बयान लेके आ जाते हैं और उसकी हमायत पे भी ले आते हैं। उन्होंने तो केस लड़ना होगा है। तो अभी क्या है आगे ये है कि जुल्फी बुखारी आइंदा मेरा ख्याल है, बल्कि आजकल में वो यूनिवर्सिटी को लिखने अपने वकला के जरिए लिख रहे हैं कि हमें वजूहात बताई जाएं जिनकी वजह पे एग्जैक्ट इमरान खान के जो कागजात है उनको मुस्तरद किया गया है। अच्छा, आखिरी सवाल, उसके बाद अगर ये ठीक है वो लिखेंगे, ज़ाहिर कानूनी चारा जो ही है, क्या इस पर स्टे ऑर्डर हो सकता है इस इलेक्शंस के ऊपर? नहीं सर, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसका अगर इमरान खान साहब अगर चांसलर बन जाते तो उसका पाकिस्तान को कितना फायदा था और नहीं बने तो नुकसान कितना?
सर उतना ही फायदा था जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बाहर के मुल्क में मैच जीतती है तो जो होता है, और जो हारती है तो जो होता है, वही फायदा था। ना कोई मुआशी फायदा था, ना कोई सियासी फायदा था। इंटरनेशनल लेवल पे मुल्क का एक नाम होता है कि एक बहुत बड़ा होता है कि ये पाकिस्तानी बंदा है जिसके पास ये ओहदा है। होता ये जो है महज कोई खास पावर वगैरह नहीं है इस ओहदे की, अच्छा लेकिन एक नाम है, ठीक है आदमी सतह पे आफ्ताब ऑक्सफोर्ड भाई, यूनिवर्सिटी का नाम है तो उसका चांस आफ्ताब होना भाई, बहुत बड़ी बात। ठीक है आफ्ताब भाई, मुझे गौदल साहब से पूछने दें, आपके पास क्या खबर है? हुकूमत पाकिस्तान जो ऑब्वियसली सियासी मुखालफिन है इमरान खान साहब के, जिस तरह का माहौल है, ये उनके लिए जुबिलेशन के लिए बड़ा अच्छा एक मौका बन गया है, चूंकि 3 महीने में हमने देखा कि इमरान खान साहब के सारे केस, उनकी वेयर अबाउट्स, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो सारा हाईलाइट हुआ था। तो ये सुख का सांस लेगी मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया गौदल साहब। आपका। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि वहां पे एक ब्रेडफोर्ड के नाम से यूनिवर्सिटी है और इमरान खान साहब जो हैं वो 2005 से लेकर 2014 तक उसके चांसलर रह चुके हैं। अगर बरतानिया के अंदर कोई इस तरह के कवानीन है कि लेट्स सपोज आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है और आप जो है, आपको चांसेस हैं कि आप सियासत के अंदर एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं या आप किसी मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं, तो हम आपको चांसलर का ओहदा नहीं दे सकते। तो फिर तो इन सालों के अंदर भी इमरान खान जो है वो सियासत के अंदर थे, लेकिन वहां पे एक यूनिवर्सिटी के वो चांसलर बने, तो इस चीज का क्या जवाब होगा? नंबर दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि इमरान खान साहब जो है बेसिकली उनको जिस वजह से मात खानी पड़ी या नाकामी का सामना करना पड़ा या इलेक्शन की दौड़ से बाहर होना पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो क्रिमिनल केसेस हैं उसकी वजह से हुए। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 3 शराइत हैं जो कि अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं या उसके मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो फिर आप चांसलरशिप का ओहदा जो है उसकी दौड़ के अंदर शामिल नहीं हो सकते। ये जो तीनों कैटेगरीज थी ये तो इमरान खान साहब के ऊपर अप्लाई नहीं होती थी, बिकॉज उनके ऊपर उस तरह के कोई करप्शन के इल्जाम और बाकी जो 2 वजूहत आपने बताई वो नहीं थी। क्रिमिनल केसेस तो इमरान खान पे अभी पिछले 2-3 महीनों में नहीं बने थे, 1 साल से ज्यादा करसा हो चुके हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस बने हुए, उनकी गिरफ्तारी को 1 साल से ज्यादा करसा गुजर चुका है। तो जब ये नॉमिनेशन पेपर जो है वो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किए और वहां पर आया कि वो चांसलर का ओहदे जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या उस वक्त यूनिवर्सिटी को नहीं पता था कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं? अगर नहीं पता था तो फिर उनकी नाअहली है, नाकामी है, या आप इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए। फिर तीसरी बात यह है कि ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी पुरानी है, 1224 से इसके चांसलर का ओहदा जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। 800 साल हो गए हैं, तो 800 सालों के अंदर कोई एक मिसाल दे दे जहां पे उन्होंने कहा हो कि किसी भी मुल्क के अंदर जो सियासी बंदा है, ये जिसके इम्कानात हैं कि वो वजीर आजम बन सकता है, हम उसको अपना चांसलर नहीं बनने देंगे। तो बुनियादी तौर पर वजह यह है कि यहाँ से एक बड़ा फीडबैक गया, यहाँ से लोगों की शिकायत गई, ईमेल्स गई, जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे या आप दूसरा सियासी असर और रसूख कह रहे थे, उसको इस्तेमाल किया गया और उसकी वजह से इतनी ज्यादा ईमेल्स, और जब इतना ज्यादा आया तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का खुद एक बयानिया सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस अमल को हम बड़ा आसान सा समझते थे, हमें नहीं मालूम था कि वो इतना ज्यादा पेचीदा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इमरान खान के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर बड़ी बड़ी ताकतें कंप्रोमाइज कर रही है, तो इसका मतलब है कि फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बेबस है और उसको कंप्रोमाइज होना पड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जावेद राठौर साहब, आप इसके ऊपर ये सवाल मेरा ये था कि हुकूमत के लिए तो एम्बेरसमेंट थी कि उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में आर्टिकल लिखे जा रहे थे, उनके केस हाईलाइट हुए 3 महीने में, ही डिड नॉट लूज एनीथिंग। बट ओरिजिनली डू यू थिंक अगर बन जाते तो एजुकेशन की मद में हमारे लोगों को बड़ा एक स्टूडेंट्स को एक बड़ा हौसला भी मिलता है इंटरनेशनली, और उनकी जो केसेस हैं वो भी ऑब्वियसली वो भी हाईलाइट होते हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक? हाउ डू यू थिंक? जी, जैसे मेरा ख्याल है मिर्जा साहब ने भी कहा है कि शायद इससे कोई माली फायदा ना होता, लेकिन इससे जो पाकिस्तान का वकार है वो डेफिनेटली उसमें इजाफा होता और पाकिस्तान के लिए ये एजाज की बात होती कि इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी का चांसलर एक पाकिस्तानी बना है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत थोड़ी वसत नजरी से काम लेती तो कोई हरज नहीं था, वो रुकावटें पैदा ना करते, इमरान खान बन जाते अगर चांसलर, तो उससे उनको तो कोई नुकसान नहीं होता था। तो लेकिन जाहिर है कि वहाँ बुक्स एक दूसरे से इतना रखते हैं कि वो किसी को स्पेस नहीं देते, चाहे उससे मुल्क का नुकसान हो जाए तो उनको उस चीज की कोई परवाह नहीं, बस उनकी जो ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए और उनका जो सियासी मुखालफ है जो है उसको
उन्होंने हमेशा जो है वो दबा के रखना, चाहे जो मर्जी नुकसान हो जाए। तो ये एक बड़ी बैड लक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा, ये आजम चौधरी साहब लाहौर से मुझे ज्वाइन किया। सोहेल खान साहब आप मेरे साथ हैं? सोहेल खान साहब, अच्छा, उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करने के लिए की बात करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, आजम चौधरी साहब, आपने लाहौर से तो नहीं कोई वहां कुंडा खींचा के हमारे इमरान खान साहब काउंसलर, ये उनके तो 100% चांसेस थे कि वो जीत जाते, वो पहले जो बल्कि 2-3 जो कैंडिडेट है उसमें शामिल है जीतने वालों में। तो हाउ डू यू सी दिस, के क्या हुआ? आपने लाहौर से तो नहीं कोई कार्रवाई की? वैसे उसमें भी मैं आऊंगा कि ये 38 जो साफी हैं उनको भी आज उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हो गई है, उस पर कॉमेंट्स भी लेंगे और लाहौर वाले वाकये पर भी। लेकिन ये इस इमरान खान साहब के हवाले से भी जरा बता दें कि इतनी खाइफ है हुकूमत पाकिस्तान कि अगर वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाता तो क्या क़यामत आती? बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें, इमरान खान ने एक चीज कही थी कि इसमें बैरूनी कुव्वतें मुलव्वस हैं PTI की गवर्नमेंट को हटाने में, PTI गवर्नमेंट तोड़ने में। अब वक्त के साथ साथ जो जो बातें इमरान खान ने माजी में कही हैं वो वक्त के साथ साथ साबित होती हुई नजर आती हैं। अब जिस तरह ये अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था अपने भाइयों की कि जिस तरह यूनिवर्सिटी ने इमरान खान का नाम उसमें से एलिमिनेट किया है चांसलर लिस्ट में से, कैंडिडेचर में से, अब देखें कि इसके अंदर कोई नदीदा ऐसी कुव्वतें जरूर काम कर रही थी कि इमरान खान को उस लिस्ट से निकाला गया। अच्छा, अब एक बात आ जाती है कि पोलराइजेशन की जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल हम फेस कर रहे हैं, अब इस हद तक ये राठौर साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि नफरत इस हद तक बढ़ गई है कि अगर पाकिस्तान का कहीं पे किसी भी शख्स की वजह से वकार बुलंद हो रहा है और हमें वो शख्स पसंद नहीं है सियासी तौर पे, तो हम इंतहाई पस्ती तक जाने को भी तैयार हैं। और यही कुछ हमने होते हुए देखा। आपने देखा है कि इमरान खान के हवाले से जो ईमेल्स लिखी गई, जो इस तरह लेटरबाजी की गई यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके अंदर यूनिवर्सिटी को भी मलाइन और बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मेरा ख्याल एक ये भी फैक्टर है कि यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम इनकी सियासत से थोड़ा साइड पर रहें, क्योंकि ये इस किस्म की पोलराइजेशन में जाहिर है यूनिवर्सिटी को भी बदनामी का सामना करना पड़ना था, क्योंकि सियासी तौर पर हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और एक तरफ मुस्लिम लीग नून की अगर आप लोगों की बात सुने, वो कहेंगे कि ये नहीं फसादी पार्टी है, ये दूसरों के ऊपर बहुतान तराशी करती है। लेकिन ये जब चांसलर के इलेक्शन के लिए नॉमिनेशंस हुई थी तो उसमें जिन लोगों ने जो फसाद बर्पा किया वो सारी दुनिया ने देखा कि वो किस तरह का फसाद था जो बर्पा किया गया और वो कौन लोग थे फसाद बर्पा करने वाले। अब इल्जाम करते खुद जाएं और इल्जाम दूसरों पे लगाते जाएं, ये एक ट्रेंड ठीक है। और अगर यही चला अनफॉर्चुनेट। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं और आफ्ताब बेग साहब बाहर की दुनिया में रहकर ना, या जावेद राठौर साहब के जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के हवाले से कोई छोटी सी डेवलपमेंट भी होती है ना, आज देखिए वो दूसरा टेस्ट आपने इंग्लैंड, हमारी टीम है ना यहाँ से गई हुई है, उसमें पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि जीत जाए, तो हमें इस पर भी बड़ी खुशी है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो अपने मुल्क की उस तरह जो इमेज है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई किरदार अदा नहीं करते। मुझे असल में जाना है इश्तियाक गोंदल साहब के पास और इस पर तजिया करते। जरा ये जो शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में, ये पहली तो बात ये बताएं कि जिस तरह इस्लामाबाद को एक मैसूर किला बना के रख दिया गया और रावलपिंडी का, इसकी इतनी जरूरत थी कि नहीं थी। दूसरी बात ये कि चूंकि जो मैं BBC देख रहा था, अखबारें जो हमारे UK की हैं, बाकी देखे तो सख्त सिक्योरिटी में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। तो ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, क्या हम ये सिर्फ कनेक्ट कर पा रहे हैं सारी दुनिया से, या हम वही करेंगे जो चीन हमें बताएगा, हम वही करेंगे जो रूस हमें बताएगा या दूसरे ममालिक बताएंगे, या हमारे लिए इसमें है क्या? आपने सारा इसको कवर किया, तो इस पर जरा एलिबरेट कीजिएगा सारा। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि मैसूर कर दिया गया था, किसी हद तक तो वो दुरुस्त है। माना कि हर जगह के ऊपर जब इस तरीके से डेलीगेशंस आते हैं तो सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उसके अंदर हमारे हमसाया ममालिक, हम अफगानिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें या ईरान की बात करें, तो उनके एक बड़ा अहम फैक्टर है और उनकी सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है। तो हमारे हालात यकीनी तौर के ऊपर गैर मामूली थे,
اور جہاں پہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں وہاں پہ غیر معمولی اقدامات دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن انتظامیہ کی ایک چھوٹی سی نااہلی سامنے آئی, بظاہر چھوٹی سی نااہلی تھی لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہوا, اور وہ یہ تھا کہ جن رستوں سے ان غیر ملکی وفود نے یا ڈیلیگیشنز نے نہیں گزرنا تھا اور ان کا دور دور تک ان رستوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا, آپ نے اس کو بھی کنٹینرز لگا کر اور رکاوٹیں لگا کر بند کیا ہوا تھا. تو یہ میرا خیال ہے کہ سراسر جو ہے غیر مناسب عمل تھا, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے, آپ اسے پاکستان تحریک انصاف کا ڈر کہہ لیجئے یا آپ اسے انتظامیہ کی ناکامی کہہ لیجئے یا نااہلی کہہ لیجئے, کہ اگر اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہے تو ہماری انتظامیہ گجر خان کے مقام پر بھی ایسے کنٹینرز لگا کر راستہ بند کرتی ہے کہ اسلام آباد تو کوئی آئے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن کوئی اسلام آباد سے نکل کے جی ٹی روڈ سے ہو کے جو ہے لاہور براستہ کھاریاں بھی نہیں جا سکتا. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک نااہلی ہے. پاکستان کو اس کانفرنس سے کیا ملا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کانفرنس سے بہت کچھ ملا. اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ پاکستان سفارتی اور بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا شکار ہے, ایسولیشن کا شکار ہے, لیکن اس کانفرنس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان بالکل تنہائی کا شکار نہیں ہے. اور غیر ملکی وفود جس طریقے سے انہوں نے صرف پاکستان کا دورہ نہیں کیا, بلکہ اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھیں تو انہوں نے پاکستان نے جس طریقے سے ان کی میزبانی کی اور جس طریقے سے مؤثر اور بہترین انتظامات اور اقدامات کیے ہوئے تھے, اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو ایک تو یہ بڑا اچھا میسج گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, آپ وہاں پہ جا کے اس طرح کے ورلڈ وائڈ بڑے ایونٹس کروا سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیونکہ دہشت گردی کے واقعات بہت زیادہ تھے, ہم نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد 75,000 سے زائد ہم نے قیمتی جانوں کی قربانی دی, $175 سے زائد کا معاشی نقصان برداشت کر لیا. لیکن اتنے نقصان کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر اس طریقے سے غیر ملکی ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر جس طریقے سے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بھی پاکستان آئے اور انہوں نے بھی بڑے سراہنے والے انداز کے اندر ایک ٹویٹ بھی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جس طریقے سے روس اور چین کے ساتھ ان کے جو وفد تھا ان کے ساتھ جس طریقے سے بات چیت اور ملاقات ہوئی, تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کو ایک نئی آپشن ملی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس چین موجود ہے جو پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے, روس کے ایشیا کے اندر بڑھتے ہوئے مفادات ہیں, ہندوستان بڑا پاورفل ملک ہے, ایران کی بات اسی طریقے سے کریں تو بڑا اہم ملک ہے. لیکن اس کے اندر ایک جو کمی تھی میری نظر میں وہ یہ تھی کہ اس کے اندر افغانستان شامل نہیں تھا, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے اندر بھی کہا کہ افغانستان جو ہے وہ بڑی اہمیت کامل ہے تجارت کے حوالے سے بھی اور ٹرانزٹ کے حوالے سے بھی, لیکن کیونکہ ابھی تک اس کی جو افغان عبوری حکومت ہے 3 سال ہو چکے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ افغانستان کی شرکت اس کے اندر نظر نہیں آئی. لیکن آنے والے دنوں کے اندر اگر اس کے اندر افغانستان بھی شامل ہو جاتا ہے اور یہ خطے کے جو ممالک ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس خطے کو مجموعی طور پر آگے لے کر چلنا ہے, تو پھر یقینی طور کے اوپر پورے خطے کے اندر اور ہر ملک کے اندر آپ کو گیم چینجر نظر آئے گا. اچھا یہ بتائیں, بھارت کے ساتھ جس طرح ہم نے ان کو ویلکم کیا, یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے یا فارن منسٹر ہے ہمارے اسحاق ڈالر صاحب, ان کے ساتھ ان کی باقاعدہ میٹنگ بھی ہوئی لیکن منٹ آف دا میٹنگ شیئر نہیں ہوئے, اس کی کیا وجہ بنی؟ اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ گرمجوشی دکھائی برکات کے ساتھ, اور پھر اس نے جس طرح کا رپورٹ کیا اپنے انڈیا کے لیے, تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات موجودہ دور میں کیا نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں یا برف پگھلے گی, دو طرفہ تعلقات معاملات شروع ہو گئے؟ چونکہ نواز شریف صاحب کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ان کا جھکاؤ تو بھارت کے ساتھ رہا ہے, اور لیکن مسئلہ یہاں پر کشمیر کا تھا, کشمیر کور ایشو تھا. اس وجہ سے ہماری اگر جنرل مشرف کی اور واجپئی کی بات کریں ادروائز تو یہ معاملہ کشمیر سائڈ لائن پر کر کے ہم یہ تعلقات پر نارمل ہونے جا رہے ہیں ہمارے, چونکہ 5 اگست 2019 کے بعد جو کچھ اقدامات انڈیا نے کیے مقبوضہ کشمیر میں, ریسنٹلی وہاں الیکشن بھی ہوئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ ایک پیج پر ہے تو اس طرح کے معاملات شروع ہو سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ تو ایک پیج پر ہے, لیکن بدقسمتی سے ہندوستان تو اس پیج پر نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی دو طرفہ بات چیت نہیں ہونی تھی, یہ بات پہلے سے کلیئر تھی. اور جس طریقے سے ایس جے شنکر ضرور یہاں پر آئے, انہوں نے اس کے اندر شرکت کی, ان کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا اور انہوں نے لازمی طور کے اوپر آنا تھا. لیکن اس ڈیلیگیشن سے جس طریقے سے ہندوستانی ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا, میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت بڑا بریک تھرو سامنے آ سکتا ہے یا برف پگھل سکتی ہے.
اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ خود اتنی اہم کانفرنس تھی یہاں پہ چین کا جو اس طریقے سے سربراہ آ جاتے ہیں, روس کے آ جاتے ہیں, تو ہندوستان کے سربراہ کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں اس چیز کو بھی ایکسپلین کر دوں گا. ادروائز جس طریقے سے ایس جے شنکر صاحب نے دورہ کیا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے پچھلی کانفرنس ہوئی تھی, تو اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ شہباز شریف صاحب بھی پریکٹیکلی وہاں پہ فزیکلی نہیں گئے تھے بلکہ انہوں نے ویڈیو لنک کے اندر شرکت کی تھی. البتہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ضرور وہاں پر گئے تھے. تو میرا نہیں خیال کہ اس دورے کے بعد کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے, یہ برف پگھل سکتی ہے, لیکن ایس سی او کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں اس کا فالو اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ جس طریقے سے ایس جے شنکر ہے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات کے اندر کوئی غیر معمولی جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے. اعظم چودھری صاحب, کیا وجہ ہوئی کہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی جے شنکر کی اور اسحاق ڈار کی آپس میں؟ اٹریکشن تو ہوا لیکن منٹس آف دی میٹنگ شیئر نہیں ہو سکے, پھر کوئی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں ہو سکی, یہ ساری چیزیں خفیہ رکھی گئی, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی؟ اصل میں ایک تو ابھی تک تعلقات ہمارے اس لیول تک بحال نہیں ہوئے. یہ ایک گڈ جیسچر کہہ لے کہ جے شنکر کا پاکستان آنا یہ ایک اچھی ایک پیش رفت ہے, لیکن جو اصل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ لاہور کے اندر ہوئی تھی. جاتی عمرہ کے اندر سب سے پہلے برکھا دت جو انڈین جرنلسٹ ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی میاں نواز شریف صاحب سے, اور اس کے بعد کچھ اور جرنلسٹ ان کی بعد میں ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی. اور برکھا دت کے حوالے سے آپ میرا خیال ہے بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو انڈیا کے جو معتبر حلقے ان کے کتنا قریب ہیں, وہاں پہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس کو بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ کرکٹ سے بات شروع کی گئی اور اس بات کو سیاست تک لے کے آئے. اور جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کوئی اس قسم کا وہاں پہ کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ کشمیر کا جو سٹیٹس انڈیا نے چینج کیا ہے اس کو بحال کیا جائے اور کشمیری مسلمانوں کا جو گریوینس ہے اس کو ختم کیا جائے. بہتر ہوتا کہ میاں نواز شریف کشمیر کے اس موقف پر کھڑے ہوتے جو پہلے دن سے پاکستان کا سٹیٹ کا ایک موقف ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم اپنے تعلقات کی اس لیول تک بحالی تک نہیں جا سکتے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا اس سے زیادہ میرا خیال ہے ان کا انٹرسٹ اس چیز میں نظر آیا کہ ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ضرور بحال ہونے چاہیے, اس میں چاہے کشمیر کا مسئلہ پریورٹی پہ حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ ہیں ہمیں دہشت گردی سے. آپ دہشت گردی کے حوالے سے ان تمام ممالک کا ایک بڑا سینئر کنسرن وہاں پہ پایا گیا, لیکن جو جے شنکر صاحب نے گفتگو کی, جو اپنی تقریر کی, اس کے اندر بھی انہوں نے آپ دیکھیں کہ سویٹ کوٹڈ ان کی گفتگو تھی اور تمام تر وہ جو توپوں کا رخ تھا وہ پاکستان کی طرف تھا. جب وہ بات کرتے تھے ذمہ داری کی تو ذمہ داری وہ پاکستان پہ عائد کرتے تھے. وہاں پہ ہمارا سٹیٹ کا یہ ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم یہ ریئلائز کرواتے کہ پاکستان خود اس وقت دہشت گردی کا دنیا کے اندر سب سے بڑا وکٹم ہے. سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان نے برداشت کی ہے, جبکہ انڈیا جو ہے وہ تو اس وقت خود دہشت گردی میں انوالو نظر آ رہا ہے. یہ ہم نہیں کہتے, یہ تو اب کینیڈا بھی کہہ رہا ہے. کینیڈا میں ابھی 2 دن پہلے انہوں نے سفارتکار انڈیا نے سفارتکار نکال دیے. لیکن کیا وجہ ہے آفتاب بیگ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب یہاں آتے ہیں, ہمارے پاس تو ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملتا ہے. 5 صحافی ہوتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے بھائی ہیں, ان سے ملتے ہیں. وہاں بھی برکھا دت سے تو ملاقات ہو گئی جیسے کہ اعظم چودھری صاحب بتا رہے ہیں, ہم نے دیکھا بھی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستانی صحافی جو ہیں ان میں بھی کتنی برکھا دت ہیں جو مل سکتی ہیں, ان کو نہیں ٹائم دیتے, ان سے نہیں ملتے. کیا وجہ ہے اس کی, کیا وجہ آپ سمجھتے؟ سر شہزاد صاحب کیا کہوں کہ آپ کو تو بہت زیادہ تاریخ پتہ ہے ہمارے لنڈن کی, کہ جب بھی میاں صاحب تشریف لاتے ہیں تو کون اندر ہوتا ہے کون باہر ہوتا ہے سب پتہ ہے. یہ ہم شروع سے جیسے کہتے ہیں نا کہ امپائر کے ساتھ مل کے کھیلنے کے عادی ہیں, تو وہاں بھی حالانکہ ان کے پاس ہیں صحافی ایسے کہ جو ان کے ساتھ مل کے کھیل سکتے ہیں, لیکن فار سم ریزن کافی یہ حیران کن بات ہے کہ جب سے میاں صاحب گئے ہیں پاکستانی صحافیوں کو کے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل بیٹھک نہیں ہوئی. ایون جو ان کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں
वो सहाफी पेज भी पर हैं या स्वयं उनका नैरेटिव कैरी करते हैं? जावेद राठौर साहब, सॉरी मैंने आपको वेट वो जी बुलाते हैं कभी कभी, जो उनके साथ अच्छा सेम उनको पेज बुलाते पे हैं है ना, वो 4 5 जी 6 नाम है, उनको अक्सर बुलाते रहते हैं मियां साहब। अच्छा भाई ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तस्वीरें क्योंकि सामने नहीं आई। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और हमारे कौमी लीडर हैं और नो डाउट कि उनके साथ ज्यादती भी हुई है बाय ऑल मीन, लेकिन उनको मीडिया के साथ जरूर अट्रैक्शन करना चाहिए। हालांकि इमरान खान साहब ने पहले तो बहुत मीडिया के साथ अट्रैक्शन किया, बाद में उन्होंने भी कुछ लोगों को पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो मीडिया से जरूर अट्रैक्शन करते हैं। जावेद राठौर साहब, पाकिस्तान हिंदुस्तान रिलेशनशिप एंड कश्मीर, आप कश्मीर को कवर करते हैं, ऑब्वियसली कश्मीर सॉलिडरिटी काउंसिल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के आप चेयरमैन हैं, ज़ाहिर मुजाहरे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, कैसे देख रहे हैं आप बायलैटरल ताल्लुकात इन कश्मीर को साइड लाइन पर रखकर तो मामला नॉर्मल हो सकते हैं ना इंडिया पाकिस्तान? देखिए, जहां तक बायलैटरल ताल्लुकात की बात है वो तो नजर नहीं आ रहे मुझे, लेकिन कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप लोग बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो ये कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान के लिए तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं था, सिवाय इसके कि पाकिस्तान में कुछ ऑप्टिक्स हुए, दैट्स इट। इसके अलावा देखिए, कॉन्फ्रेंस जो है कभी एक मुल्क में होती है, कभी दूसरे मुल्क में होती है, अपने स्केड्यूल के मुताबिक होती है। तो इसी तरह इसमें पाकिस्तान में भी होना था, चाहे ये हुकूमत होती या कोई और हुकूमत होती। जब पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान में ही होना है। अगले साल अगर रशिया होस्ट है तो ये रूस में होगी। लेकिन अब बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान फवायद क्या हासिल कर सकता था? क्या पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस से कुछ फवायद हासिल किए डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, या मॉनिटरीली? वो मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, पाकिस्तान का दो अहम मसले हैं पाकिस्तान के, एक कश्मीर है और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रहा है, जो दहशत गर्दी हो रही है। उन दोनों को कंप्लीटली ब्लैक आउट किया गया। कश्मीर का तो ना किसी जगह किसी तकरीर में कुछ नजर आया, ना उनका जो स्टेटमेंट आया उसमें कुछ जिक्र किया गया, और ना ही जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है बिलाशुबा उसके पीछे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड किलिंग की है, बहुत सारे लोगों को मारा है। तो आप देखें कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनको भी वो सपोर्ट कर रहा है, बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी को भी सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदरून खाना यानी पंजाब के अंदर भी उसने टारगेट किलिंग की है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका नाम तक नहीं लिया। फिर आप देखें कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें अब ईरान के ऊपर हमला किया इसराइल ने, उसका कोई जिक्र नहीं किया। जो फलस्तीन में हो रहा है उसका सही तरह से जिक्र नहीं किया। हालांकि वो ये कह सकते थे, पाकिस्तान ये कह सकता था, कम से कम ये तो कह लेता कि भाई हिंदू जो साउथ एशिया है उसके अंदर एक लॉन्गर पीस के लिए, एक स्टेबल पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है बातचीत के जरिए, और दोनों मुल्कों को बैठकर हल करना चाहिए। कौन था कॉन्फ्रेंस में? देखिए, रशिया था तो उसने तो आना ही था पाकिस्तान, चाइना ने भी तो पाकिस्तान आना ही था, ईरान था, ईरान ने पाकिस्तान आना ही था, और जो सेंट्रल एशियन ममालिक थे उन्होंने भी तो पाकिस्तान आना ही था। तो हम आइसोलेशन से कहां निकले? एक कॉन्फ्रेंस करने से तो हम आइसोलेशन से नहीं निकले। हम आइसोलेशन से उस वक्त निकलेंगे जब हमारी खारजा पॉलिसी आजाद होगी और हम अपने पांव के ऊपर खड़े होंगे, हमारी मैशत जो है वो आगे बढ़ रही होगी। हमारे यहाँ तो अभी हमारी मैशत जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, जो जमहूरियत है, वो भी खत्म हो चुकी है। आप देख लेना कि रात को 12 बजे जाके लोगों को कहा जाता है कि ये एक आईनी तरमीम है, इसके ऊपर आप वोट दें, लेकिन वो कन्विंस करने वालों को खुद भी पता नहीं कि वो आईनी तरमीम क्या है। मतलब ये है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियन है ये भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के स्टूजेस बने हुए हैं, और वहां तो कोई पॉलिटिक्स, कोई जमहूरियत नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में एक जो ऐसी तस्वीर पाकिस्तान की हमारे सामने आ रही है कि हमें तो अफसोस ही हो रहा है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अब सारी जो हमारी ख्वाहिश है इस वक्त हुकूमत की, सिर्फ एक चीफ जस्टिस को रोकने के लिए और एक चीफ जस्टिस को दोबारा लाने के लिए सारी हो रही है कोशिश, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रही, ना पाकिस्तान के अवाम के लिए हो रही है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आप देख अच्छा, नहीं, आप मुझे जरा सा ये बता दें सर कि मुजाहरे कौम मुत्तहिदा का इजलास जारी था, मैंने चेक किया है न्यूयॉर्क में सैकड़ों के हिसाब से आप सब लोग शामिल होते थे। इस दफा मैंने चेक किया सर 10 से 15 लोग या 20 होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने अपनी कब्र में जाना है, जो
उन्होंने वहां पर मुजाहरा किया कश्मीर के हवाले से। JKLF का या बाकी इंडिपेंडेंट कश्मीर के हामियों का एक जो था यानी मुजाहरा था, उसमें मैंने चेक किया है कि वो कह रहे हैं कि 50 थे, लेकिन वीडियोस वगैरह में तो मुझे कम नजर आए हैं, लेकिन चलो 50 ही कर लें। तो इधर 27 अक्टूबर को इंटरनेशनली इंडिया के सफारतखानों के बाहर मुजाहरा कश्मीरी करने जा रहे हैं, और ऑब्वियसली ऐसे लोग हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलते हैं, हमें भी उसमें शिरकत करनी है और करेंगे भी। तो ये मुजाहरे एक तरफ, और दूसरी तरफ बरखदा से मुलाकात, और फिर इंडिया के साथ कुर्बतें और मोदी के साथ मुलाकात में बेचैनी, तो ये, और फिर इलेक्शन हुए कश्मीर में और सारी जमातों ने हिस्सा ले लिया। तो वेयर वी हेडिंग, तो हम उस 76-77 सालों के अपने नैरेटिव से पीछे ही हट गए ना। वो बाजवा डॉक्ट्रेन जो थी वो मेरे ख्याल में उस पर अमल और दरामद होता हुआ चल, तो बड़ा जरूरी नहीं है हमारे साथ। देखिए उसकी एक वजह है, और वो वजह बड़ी जेन्युइन है। कश्मीर के लोगों ने, मैं अपनी मिसाल आपके सामने है कि हमने सारी जिंदगी कश्मीर के लिए जदोजहद की है। जब से मैं अमेरिका में आया, अमेरिका में भी हमेशा की, और जब ये 5 अगस्त हुआ उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटीज में गए, कांग्रेसमैन से, सेनेटर से मिले, हमने कॉन्फ्रेंसेस कराई, सारा कुछ, सारी दुनिया कश्मीरियों की सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उस वक्त था, सुने मेरी बात मुकम्मल करने दें, कि उस वक्त जो है, जो रोल था हमारी एस्टेब्लिशमेंट का, हमारी हुकूमत का, वो इतना मायूस कुन था। वो लेट गए भारत के सामने, और भारत को बिल्कुल नहीं रोका, और भारत ने कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने उसके अंदर, यूनियन के अंदर। तो उससे मायूसी पैदा हो गई लोगों को, कि पाकिस्तान के हवाले से मायूसी पैदा हो गई कि ये हमें सिर्फ यूज करते हैं मुजाहरे करवा के, और बाकी अमलन कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए कश्मीरियों के अंदर इंतहाई दर्जे की मायूसी है, और ये मायूसी आपको आजाद कश्मीर में भी नजर आएगी। आजाद कश्मीर के नौजवानों में, ताजरों में, आम लोगों में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो मुतनफर हो चुके हैं। मैं आता हूँ गणेश भाई, मैं आता हूँ आपके पास। सोहेल खान साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई पता नहीं ऑडियो का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है। सोहेल खान साहब, आपको सुना जा रहा है, मुझे आप ये बताएं, हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं आईनी तरमीम में? सोहेल खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? आप लाइव है प्रोग्राम में, क्या आईनी तरमीम या आईनी बेंच बनाने के बारे में क्या तफसीलात है सर? आपको आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बस मैं तो 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, 11 बजे आपकी सुबह मैं जी सोहेल साहब, मैं आपको बुलाता रहूं, लेकिन जब मैं बुलाता रहूं तो आप गायब होते रहे हैं। चलो माजरत, अभी आज टाइम कम है, मेरे सवालों के जवाब दे दे प्लीज। नहीं, मैं जो है 1 घंटे से पूरा आपके साथ बैठा हूँ। तो अभी आप 1 घंटा मेरे साथ और रहे। नहीं 1 घंटा नहीं, मुझे काम भी करना है। मैंने अपना नेक्स्ट जो है ना वो आपके बचपन की बाल आ गई। तो सोहेल भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप मुझे आईनी तरमीम के बारे में बता दें। अच्छा, आईनी तरमीम के हवाले से जो है ना, हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही। आज दूसरा फैसला नहीं किया उन्होंने, और पता नहीं उनको ये कौन मशवरे दे रहे हैं, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही। क्योंकि अब जो है उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की कुछ पार्टी और कोई वाई दी। आज तालिबानी कमेटी का इजलास था, तो आज बाकायदा अपनी बात जो है, तो पहले जो था ना कि वो रिपोर्ट बनाई जा रही थी रिपोर्ट की तरह, तो अब उस पर बोझ खत्म कर दिया, वो नहीं बने। लेकिन अब तो दूसरी गलती करने जा रहे हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा शोर है, ये गाड़ी चला रही है पब्लिक में कहीं। यार मैं कमरे में बैठा हूँ, आप सब। हाँ नहीं, कोई पीछे शोर तो कम करें। शोर तो नहीं, कोई शोर नहीं है। तो चलो कोशिश करें, फिर क्या पता पीछे कोई वीडियो लगी हुई है, खुली हुई है, क्या देख रहे हैं? कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। अच्छा चलो मुकम्मल करें। तो मौलाना फजल रहमान के किरदार के हवाले से बताएं।
मौलाना फजल के किरदार अब जो है ना, इन्होंने बाकायदा चीजें दी हो गए कि अब वफाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ना, वो कभी बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट का और जो सबसे जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस जो बनने जा रहा है, उसके हवाले से अब बाकायदा जो ड्राफ्ट तैयारी है कि एक 3 चीजों तक सरकार चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। अच्छा, मुझे सोहेल भाई ये बताएं, मौलाना फजल रहमान के मसवदे में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी शामिल है या नहीं? हेलो, मैंने कहा आर्मी चीफ के हवाले से बताएं, उनकी मुद्दत मुलाजमत तोसी है के बारे में बता दें। नहीं, मेरे ख्याल में आवाज ही नहीं आ रही है। अच्छा गवर्नर साहब, क्या है मौलाना फजल रहमान के मुसवदे में क्या क्या चीजें शामिल है? आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल फिक्स है, यानी खबर दें ना सर, आप वहां बैठे हुए। मुझे ये बताएं कि आईनी अदालतें पहले से नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी आर्मी चीफ को तो एक्सटेंशन मिलती रहती है। आईनी अदालत से पहले भी मिलती थी, अगर बाद में मिल गई तो कौन सी बड़ी बात होगी, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह कि मौलाना फजल और रहमान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का छक्का मारा है। पहले मौलाना फजल और रहमान साहब कायल नहीं हो रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर हमने आईनी अदालतों के मामले पर हुकूमत का साथ दिया तो इससे बढ़कर अवाम के साथ कोई मुनाफिकत नहीं होगी। फिर रात की तारीखियों के अंदर मौलाना साहब ने असबात में सरल लाया, आमीन भी कही और हर चीज को कबूल भी कर लिया। लेकिन इस दफा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बज़ाहिर इतिहाद डाल चुकी है, और शायद ऐनी अदालत तो नहीं बन रही, लेकिन एक जो जजेस पर मुश्तमिल, जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल ऐनी पैकेज है वो लाया जा रहा है। और इसके हवाले से ऐनी पैकेज पर मौलाना फजल और रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को कायल कर लिए। तो फिर आजम चौधरी साहब, आप क्यों आप देख रहे हैं कि ये जो सारी जो खेल था वो काजी फाइज ईसा आली मर्तबत के हवाले से था, और उन्होंने बड़ी 13 महीने जो कुछ किया, तो उनको क्या मिलेगा इस सारे खेल में? हाँ साहब, पहली बात तो ये है कि एक कैसी आईनी तरमीम है जिसे गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से पास करवाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ से बंदे अगवा किए जा रहे हैं, कहीं उनकी फैमिलीज को अगवा किया जा रहा है। तो लिहाजा जो काम गैर कानूनी तरीके से किया जाएगा तो उसके पीछे जाहिर है कोई ना कोई बुरी नीयत होगी या कोई ऐसे मकासद होंगे जिसके लिए बाई हुक बाई क्रुक ये काम किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपके साबका शो में एक बात कर चुका हूं कि ये काजी साहब के लिए ये सारा कुछ नहीं है। काजी साहब ना चीफ जस्टिस होंगे और ना ही वो आईनी अदालत के सरबराह होंगे, ये मैंने आपके साबका शो में ये बात की थी। और अब तो जालमो काजी जा रहा है, ये खबर है हमारे लिए। अच्छा ये बताया, चूंकि वक्त कम है, ये जो 38 जर्नलिस्ट को सस्पेंड किया गया है, मैं इस पर आफ्ताब बेग साहब की राय भी लूंगा। क्विकली जरा इसको बता दें कि क्या वजूहत बनी है। खान साहब, ये बड़े एक अफसोसनाक वाकया है कि लाहौर के अंदर यहाँ पे तलबा का एहतजाज होता है पंजाब कॉलेज के, और वो इल्जाम लगाते हैं कि किसी बच्ची के साथ वहां पे कोई मिसबिहेव किया गया है। हुकूमत बजाय उसकी शफाफ तहकीकात कराने के या कोई ऐसा कमीशन बना देती जो शफाफ तहकीकात करता, हुकूमत ने जल्दबाजी में पुलिस के बयानात और अपने जो हुकूमती ओहदेदार थे उनके बयानात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को झूठा करार दे दिया, और उस वाक्य को झूठा, बच्चों की सुनी नहीं गई। अच्छा, अगर वो वाक्य जैसे हुकूमत कह रही ऐसे भी होता, लेकिन हुकूमत अगर उसको अच्छे तरीके से हैंडल करती तो शायद ये सब कुछ ना होता। आज देखें, पूरे पंजाब के अंदर मुजाहरे हुए हैं, हर शहर के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, और रावलपिंडी के अंदर 250 से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। लाहौर के अंदर बेतहाशा स्टूडेंट्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमात। अब जो जर्नलिस्ट जिन्होंने इसको रिपोर्ट किया और वो लोग जिन्होंने इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से कोई हमदर्दी का इजहार किया या तबसरा किया, उन 38 लोगों के खिलाफ एक FIA में दर्ज की गई है कि उन लोगों को, और दफात आप देखें पूरी 2 लाइनों की दफात भरी हुई है। उनमें बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, मसलन अयाज अमीर साहब को इसलिए उसमें डाला गया क्योंकि वो PTI से इलेक्शन लड़े थे। समी इब्राहिम जो इस्लामाबाद में बैठा है उसका नाम लिख दिया गया।
عمران ریاض جو لاہور میں ہے ہی نہیں اور اس کا میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا بیل ہو اس کے خلاف. اس طرح لاہور کے ہمارے کورٹ رپورٹر تھے, یہاں پہ ایک شاکر اوان نوجوان تھا جو بڑا ایکٹیو کورٹ رپورٹر تھا, وہ صرف رپورٹنگ کرتا رہا, اس کے خلاف یہ اس طرح کا انہوں نے ایک مقدمہ درج کیا. آج یہ مقدمہ درج کیا اور کل کا بھی واقعہ آپ کو پتا ہوگا جب مریم نواز شریف نے یہاں پہ پریس کانفرنس کرنی تھی تو اس سے پہلے عظما بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے صحافیوں کو بیٹھ کے کہا کہ خبردار اگر تم لوگوں نے یہاں پہ کوشچن کیے یا یہاں پہ شور مچایا ورنہ میں تمہارے دفاتر میں کہہ کے تمہیں نوکریوں سے نکلوا دوں گی. ہاں صاحب یہ رویے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس حکومت کے کون مشیر ہے اور کون اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کرنے سے چلے یہ زبان بندی ہو جائے گی. مجھے پاکستان پریس کلب کے سینئر نائب صدر کا بھی اس پر ٹیک لینے دیں. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس واقعے پر سر آفتاب بیگ صاحب؟ شراز صاحب, نہایت ہی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں پہ بالکل بنانا ریپبلک بنا دی گئی ہے, جنگل کا قانون ہے, جس ملک میں بھی قانون اور انصاف کی عدم دستیابی ہوگی وہاں پہ یہی سلسلہ چلے گا, اور پاکستان ان دنوں اس کی بہترین مثال ہے. جرنلسٹ جو کہ آپ کو معاشرے کا چہرہ دکھاتے ہیں آئینے کے ذریعے, اپنے کیمرے کے ذریعے, مائکروفون کے ذریعے, آپ ان کو ہی پابند سلاسل کرنے کے تلے ہوئے ہیں اور محض سیاسی دشمنی کی بنا پہ. تو میرا خیال ہے پاکستانی تمام جرنلسٹ کو, میڈیا ہاؤسز کو اور وکلاء برادری کو بھی, جو بھی انسانی حقوقی, ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس جو حکومتی اقدامات ہیں اس کا رستہ روکنا چاہیے. اور ہم کرتے ہیں پاکستان پریس کلب یو کے اس کی کنڈیم کرتا ہے کہ حکومت پنجاب نے 38 صحافیوں کے اوپر ایف آئی آر کی ہے. جاوید صاحب کیا آپ کا اس کے اوپر ٹیک ہے, صحافیوں پر پابندیاں اور ایف آئی آر؟ دیکھیے یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی قابل افسوس ہے جو کچھ حکومت کر رہی ہے صحافیوں کے خلاف اور طلباء کے خلاف, جو لاٹھی چارج اور جو دہشت گردی کر رہی ہے. میرا خیال ہے حکومت کر رہی ہے دہشت گردی, اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہر آدمی تنگ ہے. یہ فاشسٹ حکومت ہے, یہ ان ڈیموکریٹک حکومت ہے. اس حکومت کے خلاف سارے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. یہ لوگ نہ جمہوریت پسند ہیں اور نہ یہ پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں. ان کے لیے مفاد جو ہے ان کا اقتدار ہے, ان کی اولادیں ہیں, ان کی نسلیں ہیں اور ان کا بیوپار ہے. یہ لوگ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسا تماشا بنا دیا ساری دنیا کے سامنے کہ باہر رہنے والے پاکستانی پریشان ہیں, دنیا پاکستان کے اوپر ہنستی ہے, اور جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہنا ان کا محال ہو گیا, وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے. میرے خیال میں آئین اور قانون اور جمہوریت کی روح اسی میں ہے کہ صحافیوں کو, میڈیا کو آزادی دی جائے, اور جو کوئی قدغنے ہیں. بہرحال آپ نے مہمانوں کا موقف سنا. میں سہیل خان سے معذرت چاہتا ہوں کہ ان کی آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہی تھی اور بار بار وہ میرے خیال میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے کافی دیر انتظار کیا. آپ نے گفتگو